तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आप सभी का एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम क्लास नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। क्लास नंबर 10 शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रेलवे के सभी एग्जाम से क्वेश्चन कर रहे हैं। जो इस सीरीज में हम रेलवे एनटीपीसी हो चाहे एएलपी हो, आरपीएफ हो या ग्रुप डी के जो भी रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को इसमें कवर कर रहे हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंपाइल करके लेके आकर और यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो कि मैंने शुरू कर रखा है आप सभी के लिए पी बाई क्यू सीरीज जो कर रखा है। और इससे बाहर आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे करके जाते हैं तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। जीके जीएस का समाधान आपको इस क्लास से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी का आ गया है। पहला क्वेश्चन कहता है आप सभी का कि भारत में पहली कपड़ा मिल 2018 में डैश के पास फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। आपको बताना है कि पहला जो भारत में पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी, आपको बताना है। क्या वो कलकत्ता में स्थापित की गई थी, बम्बई में स्थापित की गई थी, अहमदाबाद में स्थापित की गई थी या मद्रास में? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए, कलकत्ता। इसका आंसर ए आ जाएगा। कलकत्ता में सबसे पहले जो कि कपड़ा मिल स्थापित की गई थी ग्लोस्टर में, जो कि कलकत्ता में सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित की गई थी। उसके बाद बम्बई में। कलकत्ता में स्थापित की गई थी लेकिन कलकत्ता में है ना ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी। जो कपड़ा मिल थी वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी। 2 से 3 साल चलने के बाद बंद कर दी गई थी। लेकिन जो बम्बई में जो स्थापित की गई थी वो कम से कम 100 साल तक वो कपड़ा की मिल चली थी। यानी सफल रूप से चलने वाली सबसे पहली मिल बम्बई में स्थापित की गई थी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन कौन काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं है? यहाँ पे डकैती में शामिल नहीं है, जो कि काकोरी ट्रेन जैसे कि अभी इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन नाम चेंज करके रख दिया गया है। उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे आपको बताना है। क्या वह चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, क्या वह अशफाक उल्ला खान थे शामिल थे, या राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, या भगत सिंह शामिल थे? तो इस पे आप सभी को जानते हैं कि यहाँ पे आप सभी के चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, अशफाक उल्ला खान भी शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। लेकिन भगत सिंह, इसका आंसर डी हो जाएगा। भगत सिंह शामिल नहीं थे। जब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था या काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उस समय जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भगत सिंह उसमें शामिल नहीं थे। उसमें चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, अशफाक उल्ला खान शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल खान शामिल थे, लेकिन भगत सिंह शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का डी हो जाएगा, भगत सिंह। भगत सिंह, समझे, भगत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का है। अगला क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में कौन सी तिथि बनाई गई? सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में कौन सी तिथि बनाई गई आपको बताना है। क्या वो 15 अगस्त 1930, या 30 जनवरी 1930, या 25 जनवरी या 1930, या 26 जनवरी 1930? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए डी आ जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तभी जब हमने संविधान को बनाया था, इस पूर्ण स्वराज का मांग 26 जनवरी 1930 को ही हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने। तो इसी दिन को हमने सोचा था कि 26 जनवरी के ही दिन ही हम अब अपने संविधान को लागू करेंगे। तो सबसे जब हमने पहले संविधान तो 26 नवंबर को ही बना लिया था, लेकिन हमने लागू जब किया था 26 जनवरी को, इसलिए लागू किया था क्योंकि हमने सबसे पहले हमारे स्वतंत्रता 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज मांगी थी। इसीलिए इसका आंसर 26 जनवरी आएगा। 26 जनवरी 1930 हो जाएगा इसका आंसर, समझे। डी आंसर आ जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित को लागू करता है? आपको बता रहा है इनमें से किसको लागू करता है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17? क्या वह शिक्षा का अधिकार को लागू करता है, या अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन करता है, या कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है? तो इसका आंसर आप सभी का आ जाएगा बी,
17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है वो कहता है कि आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते, यानी किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अछूत हो, ऐसा कहने का अधिकार को खंडन करता है। अब शिक्षा के अधिकार की बात करें तो शिक्षा का अधिकार आप सभी के 21A में दिया गया है। वहीं अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और यहाँ पे बात करें संयुक्त कुल मामलों के दौरान संयुक्त बैठक की बात करिए तो संयुक्त बैठक का जो आर्टिकल है वो है 108 है। 108 संयुक्त बैठक की आर्टिकल है। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। हमेशा लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? आपको बताना है। तो क्या इस पे क्या अनुच्छेद 4 में लिखा है, या अनुच्छेद 1 में, या अनुच्छेद 3 में, या अनुच्छेद 2 में? तो इसका आंसर बी आ जाएगा। इसका आंसर बी आ जाएगा आप सभी का। आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है, इंडिया डट इज भारत यूनियन शैल बी ए यूनियन स्टेट लिखा गया है। यानी ए में ही बताया गया है कि भारत ही या इंडिया है, या इंडिया ही भारत है। तो इंडिया मतलब भारत की दो नाम रखा गया, हमारा देश के नाम दो नामों पर रखा गया, इंडिया और भारत दोनों नाम संविधान में दिया गया है। ताकि जो हम है ना, जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय असमंजस थी कि भारत नाम दिया जाए या इंडिया नाम दिया जाए, तो हमने दोनों नाम को अपना लिया था, तो जिसको आर्टिकल 1 में हमने शामिल कर रखा है, समझे। और आर्टिकल 3 की बात करें तो थ्री क्या कहता है कि हम अपने जो हमारा राज्य है उनको तोड़ के नाम चेंज कर सकते हैं, या उसमें हम उसका बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, चाहे हम उसके बाउंड्री में बदलाव कर सकते हैं, उसके राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 2 की बात करें तो 2 में कहता है कि हम किसी बाहरी देश को अपने देश में मिलाने के लिए हम आर्टिकल 2 का यूज करते हैं, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भू भू आकृति और उनके विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब भू आकृति यानी भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या वह मृदा भूगोल कहते हैं, या जलवायु विज्ञान कहते हैं, या भू आकृति विज्ञान कहते हैं, या जल विज्ञान कहते हैं? तो इसका आंसर आप सभी का सी आ जाएगा। इसको कहते हैं भू आकृति विज्ञान, यानी भूमि का अध्ययन करने वाले को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। और मृदा यानी सॉइल यानी मिट्टी का अध्ययन करने वाले को मृदा भूगोल कहते हैं। और यहाँ जलवायु जो पर्यावरण की जो अध्ययन करते हैं उसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। और जल मतलब पानी का जो अध्ययन करते हैं वो जल विज्ञान कहते हैं, समझे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन डैश है। आपको बताना है सबसे भारत में सबसे दूरी चलने वाली ट्रेन कौन सी है, लंबी रूट पर चलने वाली ट्रेन कौन सी है? क्या वह योग एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, समझौता एक्सप्रेस है, या गोल्डन चैरियट है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी आ जाएगा। आंसर इसका बी आ जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। विवेक विवेक एक्सप्रेस विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस जो कि आप सभी की चलती है डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक की रूट पे चलती है आप सभी के लिए, समझे। जिसकी अगर उसकी किलोमीटर की बात करें तो ये कम से कम 4247 किलोमीटर रूट को कवर करती है, समझे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन आप शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आप सभी के लिए कि कौन सा राष्ट्रीय राज्य मार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ती है? आपको बता रहा है कौन सा राज्य मार्ग है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ती है? क्या वह NH10 है, या NH1 है, या NH12 NH12 है, या NH8 है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, NH8। NH8 है जो कि जोड़ता है दिल्ली और मुंबई को, आपस में जोड़ के रखता है, मतलब दिल्ली और मुंबई का आपस में कनेक्टिविटी को बनाता है, NH8 है। वही अगर बात करें सबसे लंबा NH की बात करें, जब तो हाईएस्ट सबसे बड़ी NH कौन सी है, तो वो NH आप सभी क्या हो जाएगा, NH44।
NH44 जो कि सबसे हाईएस्ट NH है, सबसे बड़ी NH है, जिसकी अगर किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिख के दिया आप सभी के 3745 किलोमीटर उसकी दूरी है NH44 की। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महारथन कंपनी है। इनमें से बता दें आपको, एक कौन सी ऐसी कंपनी है जो महारथन कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है, क्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, या भेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर बी आ जाएगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। क्योंकि अभी अभी आप सभी के अगर बात करें महारत्न की बात करें तो महारत्न में 14 कंपनियों का शामिल किया गया है। अभी HAL को शामिल किया, HAL हिंदुस्तान एरो लिमिटेड को भी शामिल किया गया, अभी अभी शामिल किया गया। तो इसका आंसर अभी आप सभी के लिए बी हो जाएगा। समझे। ये NTPC के पहले के क्वेश्चन है, अभी शामिल किया गया है, पहले थे, पहले का आंसर था ये। अभी की बात करें तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को भी शामिल कर लिया गया, HAL को भी शामिल कर दिया, आखिरी जो शामिल किया गया HAL को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है। अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। आपको बता रहा है कि वायु की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। क्या यूडोमीटर करते हैं, या एनीमोमीटर करते हैं, या एमीटर करते हैं, या हाइड्रोमीटर करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आप सभी का एनियोमीटर, एनीमोमीटर कहते हैं। इसका आंसर बी आ जाएगा, एनीमोमीटर, बी आ जाएगा एनीमोमीटर, एनी वो मीटर का उपयोग करते हैं। समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि सोडियम एक क्रियाशील धातु है, सोडियम एक क्रियाशील धातु है जिसे यदि खुला खुला रखा जाए तो यह डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट कर आग पकड़ लेता है। आपको बता रहा है सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करके आग फैलाता है। क्या वह ऑक्सीजन के साथ करता है, या फास्फोरस के साथ, या नाइट्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन के साथ। तो इसका आंसर आप सभी का आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा, या ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम को कभी खुले में नहीं छोड़ते, इसलिए इसे मट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं सोडियम को। समझे। इसलिए इसको ऑक्सीजन में आते ही, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ लेता है। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है। कोशिका की ऊर्जा मात्रा है उसको क्या कहलाती है, आपको बताना है। क्या वह AMP कहलाती है, या ATP कहलाती है, या DNA कहलाता है, या RNA कहलाती है। RNA तो हो नहीं सकता है, DNA भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो शरीर की है। ऊर्जा की बात किया जा रहा है, ऊर्जा को किस में मात्रा क्या होती है। ऊर्जा को तो हम नापते हैं ATT में, ATP में नापते हैं। समझे। ऊर्जा को हम नापते हैं, तो इसका आंसर आप सबका बी हो जाएगा, ऊर्जा को हम ATP में नापते हैं। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील जोर पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले चिकनाई द्रव्य क्या कहलाती है। आपको बताना है, जो गतिशील जोर होती है दो हड्डियों के बीच बीच पाए जाने वाली चिकनाई द्रव्य को क्या कहलाती है, आपको बताना है। क्या वह श्वेत द्रव्य है, क्या वह मस्ती मेरुज द्रव्य है, या अंतरालीय द्रव्य है, या एमनियोटिक द्रव्य है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा श्लेष द्रव्य है। इसका आंसर ए आ जाएगा, श्लेष द्रव्य है, शीडियोगा फ्लूइड है। समझे। तो श्लेष द्रव्य है आप सभी का, इसका आंसर आ जाएगा श्लेष फ्लूइड। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक किरणें जो परावैंगनिक किरणें आती है वह परावैंगनिक किरणें से कौन बचाता है। आपको बता रहा है, जो सूर्य से जो परावैंगनिक मतलब दूषित किरणें आती है जो कि कैंसर का रूप लेके आती है, उससे कौन सुरक्षा करता है हमें। क्या वह नाइट्रोजन करता है, क्या ओजोन करता है, या ऑक्सीजन करता है, या मैग्नीशियम करता है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। समझे। है बी हो जाएगा। ओजोन परत है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, सूर्य से आने वाली दूषित किरणों को हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमें रोकता है।
दूषित किरण आने वाली से, समझे। तो ओजोन परत, और आपको बताना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस की बात करें तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर बार मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद करना है कि ओजोन दिवस भी कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। ये याद करके हमेशा रखना ही रखना है आप सभी को, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है आप सभी के कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूचियां हैं, बताना है कितने अनुसूचियां हैं। क्या वह 5 अनुसूची है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बताना है आप सभी को, समझे। तो क्या उसमें 5 है या 6, 4 है या 6 है या 7 है। तो इसका आंसर आप सभी का सी आ जाएगा। इसमें 6 अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां शामिल है भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत। एलिफेंट का कब आया था आप सबको बताना है, कमेंट बॉक्स में देना है। 1919 आपको यहाँ पे एक जवाब देना है, कब कब जारी हुआ था एलिफेंट, समझे। तो इसका अब अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इनसेट ए बी को कब प्रक्षेपित किया गया था, आपको बताना है। इनसेट ए बी को कब प्रक्षेपित किया गया था। क्या यह 1985 में किया गया था, क्या 1983 में किया गया था, या 1987 में किया गया था, या 1980 में किया गया था। तो इसको इनसेट की बात करें तो इनसेट को सबसे पहले बात बोले तो इसे 1983 में सैटेलाइट छोड़ी गई थी, समझे। 1983 में, तो इसका आंसर आप सभी का बी आ जाएगा, ये सैटेलाइट थी, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है पोखरण परमाणु परीक्षण परीक्षण दो का कोड क्या था। जो कि हमने पोखरण में जो हमने परमाणु परीक्षण किया, 2 परमाणु परीक्षण किया। पहले का नाम बोला है तो पहला जो था वो था इस्माइली बुद्धा। सबसे पहले हमने इस्माइली बुद्धा नाम का परीक्षण किया, इस्माइली बुद्धा, इसमें दे रखा है इस्माइली बुद्धा, लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा पहले हमने सबसे पहले ये किया। उसके बाद हमने ऑपरेशन शक्ति किया, दूसरे में हमने ऑपरेशन शक्ति किया। तो इसका आंसर आप सभी का आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि इस समय जब हमने लाफिंग बुद्धा किया उस समय इंदिरा गांधी सरकार में थी, और जब हमने ऑपरेशन शक्ति किया उस समय कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, समझे। अटल बिहारी कौन थे, अटल बिहारी आपको जवाब देना है। अटल बिहारी क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी, समझे। ऐसे आंसर देना है आप सभी को, समझे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑपरेशन 2 हमने कब शुरू किया था, 1998 में हमने ऑपरेशन 2 शक्ति नाम से शुरू किया था। और ऑपरेशन जो पोखरण जो फर्स्ट किया था वो 1974 में किया था, इंदिरा गांधी के सरकार में, समझे। आपको यहाँ पे कंपाइल करके दे दिया गया है, तो आपको इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का है, अगला क्वेश्चन है भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी, आपको बताना है। क्या जन धन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी, या मनमोहन सिंह ने की थी, या राजीव गांधी ने की थी, या अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। तो इसका आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014-15 में 14 में उससे सबसे पहले जन धन योजना शुरू की थी, ताकि हर व्यक्ति के पास एक अकाउंट हो, ताकि जो भी सरकार द्वारा जो भी पैसे दी जाती है वो सीधा उसके अकाउंट में पैसे, ये दलाली का चक्कर को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि पहले देखिए, जब भी सरकार 1000 रुपये भेजती थी तो कहा गया था कि राजीव गांधी ने कहा था, जब भी 100 रुपये भेजा जाता है या 1000 रुपये भेजा जाता है तो लोगों के पास सिर्फ 10 ही रुपया पहुँचता है, 10 ही रुपया पहुँचता है। तो इसको जो ये मार्जिन था इसको कम करने के लिए जन धन योजना शुरू की गई। नरेंद्र मोदी ने 2014 में 15 अगस्त 2014 को इन्होंने लॉन्च किया था। यहाँ देख सकते हैं कि अब हम है ना सभी को एक जन धन मतलब जीरो अकाउंट खुलवाएंगे, ताकि जो कि ये दलाली को कम किया जाए, और ये लोग कम करने के बाद ताकि उनके सीधा उनके अकाउंट में जो भी पैसा भेजेंगे उस सीधा अकाउंट में पहुंचेंगे। जिस तरह आप देखते हैं अभी आपके घरों में भी आते होंगे कि जो भी किसान फैमिली से होंगे उनके किसान के जो पैसे हैं सीधा उनके अकाउंट में 6000 आते होंगे, हर दो हज़ार रुपये आते होंगे, देखते होंगे आप सभी, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था, आपको बताना है। क्या वह 911 थी, या 919 थी, या 943 थी, या 981 थी। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। 943 थी, 43 थी, समझे। तो यहाँ होता है लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 मेल पे
1 4 मतलब पुरुष पे कितने महिला है, बट्टे में कितने महिला है, तो वही कितने महिला की बात की गई है, ये होता है लिंग अनुपात। समझे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना योजना किस मंत्रालय की पहल है, आपको बताना है। उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय की पहल है? क्या वह वित्त मंत्रालय के अधीन है, क्या वह आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय है, या वह कृषि मंत्रालय का है, या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है? तो इसका आंसर भी डी ही आ जाएगा। ये डी है। इसका मतलब था कि हर व्यक्ति के पास ऊर्जा पहुंच सके, गैस पहुंच सके, चाहे वो जो सही मात्रा में रोशनी पहुंच सके, जैसे कि बिल जो बिजली पहुंच पाए। तो अभी शुरू में इस समय एक बल्ब ही बांटा गया था, फ्री में बल्ब बांटे गए थे, एलईडी बल्ब भी बांटे गए थे, आप सभी को पता होगा। समझे। 10 रुपये में आपको एलईडी बल्ब मिल जाया करते थे, तो इसी योजना के तहत मिलते थे। समझे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव इनमें से किस शास्त्र में पाई जाती है, आपको बताना है। इसमें से किस शास्त्र में पाई जाती है भरतनाट्यम? क्या वह धर्म शास्त्र में, या वैमान शास्त्र में, या अर्थशास्त्र में, या नाट्य शास्त्र में? तो इसका आंसर आ जाएगा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम की बात की गई है। और भरतनाट्यम को किसके नाम पे पढ़ा है, तो आपको, जिसको भरत मुनि नाम के एक ऋषि होते थे, उन्हीं के नाम पे भरतनाट्यम रखा गया है। इसका ओल्ड नेम क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में सदरियट्टम आपको आंसर देना है। सदरियट्टम का कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। समझे। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, कितने प्रकार के नाट्य होते हैं भरतनाट्यम। समझे। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सभी राज्य के यहाँ पे एक एक दे दिए हैं, एक डांस दे दिए है, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। क्या वह निजाम शाह ने की थी, मोहम्मद बिन फरीद ने की थी, या खिज्र खान ने की, या बहलोल खान ने की थी? इसका आंसर आप सभी का सी आ जाएगा, खिज्र खान। आंसर सी आ जाएगा। खिज्र खान ने शुरू किया था। समझे। खिज्र खान खिज्र खान ने स्थापना की थी। समझे। सैयद वंश की स्थापना। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का कि वैश्विक लिंग अंतर सूचांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, आपको बताना है। क्या वो 129 है? वैश्विक लिंग अनुपात मतलब ग्लोबल जेंडर गैप कितना है, आपको सबको बताना है। क्या 1900 क्या 130 है, क्या 129 है, क्या 127 है? तो इसका आंसर आ जाएगा आप सबका 129 है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129 है आप सभी का। ठीक है। चलिए, ये याद कर लेना, आप सभी को ये पूछ सकता है। वहीं अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करती है, आपको बताना है। कितने प्रकार की रिट होती है, आपको सबसे पहले बताना है। क्या वह 4 प्रकार की होती है, या 5 प्रकार की, या 7 प्रकार की, या 6 प्रकार की? तो इसका आंसर आ जाएगा कि 5 प्रकार की रिट होती है। सर्वोच्च न्यायालय है जो कि एससी होती है ना, आप सभी के 5 प्रकार की रिट जारी करती है। 5 प्रकार के रिट जारी करती है कि आपकी सुरक्षा हो सके। जैसे पहला बात करें तो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस प्रोविशन प्रोविशन बोलते हैं, या कोवेरेंट, या सेट्यूनरी। समझे। फिर ये 5 प्रकार के ये रिट होते हैं आप सभी के लिए। सेट्यूनरी 5 प्रकार के रिट होते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के कितने समूह है, आपको बताना है। भारतीय के भाग 3 में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों के समूह है? क्या वह 6 है, 7 है, 5 है, 4 है? तो इसका आंसर ए आ जाएगा। 6 प्रकार के मौलिक समूह आप सभी के हैं। समझे। 6 प्रकार के। ठीक है। फिर अगला देख सकते हैं आप कौन कौन सा है, यहाँ देख सकते हैं। 4 से 18 तक समानता का अधिकार,
फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 तक आप सभी के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और 32 से 35 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसी के तहत की जाती है 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, समझे, एससी के द्वारा। ये इसकी सुरक्षा एससी करती है, सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा करती है इन सभी की, समझे, मौलिक अधिकार की सुरक्षा। फिर अगला क्वेश्चन है मतारी मतारी बंदना योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? क्या वह बिहार में शुरू की गई थी, झारखंड में की गई थी, या उत्तर प्रदेश में की गई थी, या छत्तीसगढ़ में? महतारी महतारी वंदना योजना जो कि छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी, तो इसका डी आ जाएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में घोषित शीर्ष पर है? आपको बताना है, शीर्ष पर है यूनिकॉर्न में। यूनिकॉर्न मतलब सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस देश के पास है, आपको बताना है। क्या वो भारत के पास है, यूएसए के पास है, यूके के पास है, या चीन के पास है? तो सबसे पहला आ जाएगा, पहले में यूएसए आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, दूसरे में चीन आ जाएगा, दूसरे में चीन आ जाएगा, चीन आ जाएगा, तीसरे में आपको भारत देखने को मिलेगा, भारत में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 67 यूनिकॉर्न है, समझे। तो यहाँ पे ये आपके कर्म बता दिया है, तो ये को याद आपको रहना चाहिए, समझे। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि उर्मिला उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है, बताना है आपको। क्या वह भरतनाट्यम करती है, क्या वह मणिपुरी करती है, या सत्रिया करती है, या कथक करती है? तो इसका आंसर आप सभी का ए आ जाएगा, भरतनाट्यम वो करती है, समझे। भरतनाट्यम नाट्यम भरतनाट्यम करती है, समझे। इसका आंसर भरतनाट्यम आप सभी का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति जो किससे संबंध है? क्या वो कॉफी का उत्पादन से संबंधित है, या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, या गेहूं उत्पादन से संबंधित है, या जौ उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर आप सभी का सी आ जाएगा, गेहूं उत्पादन। गेहूं 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 और चावल चावल गेहूं और चावल उत्पादन के लिए हरित क्रांति लाई गई थी एम एस स्वामीनाथन द्वारा, समझे, एम एस स्वामीनाथन द्वारा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जो वाइट क्रांति मतलब वाइट रेवोल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, समझे। फिर चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, आपको बताना है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? क्या वह 17.78 है, या आपको 10 के पावर बताना है, समझे। आपको क्या उसको सोल्व करके यहाँ दिया गया है। क्या वह 1.79 है, या 1.74 है, या 1.74 है, 0 है? तो आपको इसका आंसर आप सभी का सी आ जाएगा। इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो 1.74 इसका आंसर आ जाएगा, आप सबको इसका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, कहता है कि किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या वह दक्षिण अफ्रीका को किया गया है, बोर्डोई को किया गया है, या भारत को, या व्यवहार को? उसको भारत को किया गया है, ऐसा इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। रुबेला यानी खसरा और रुबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार, क्योंकि यहाँ पे खसरा और रुबेला को बीमारी को हमने पूरी तरह ख़त्म कर दिया है, इसलिए हमें इससे सम्मानित किया गया है, समझे। चलिए आप सभी का यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर जाके आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़िए। अगर आपको इसी तरह हमारे क्लास में रोज़ अटेंडेंस लगाइए और पढ़ते रहिए, और इसी तरह का मैं आप सभी के लिए क्लास रोज़ लेके आता रहता हूँ, इसलिए हमारे क्लास के साथ रोज़ ज्वाइन करते रहिए। तो चलिए आप सभी के हमारे क्लास को अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि नया क्लास सबसे पहले आपको पहुंचे।